हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश जुडिशरी यूपी पीसीएसजे का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 3। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 भी मैंने अपलोड किए थे, उनको भी आपको देखना है, उसके बाद ही आपको सेट 3 देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको बता दूं, जुडिशरी एग्जाम के लिए हमारे कोर्स आते हैं यूपी के, इनमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, सारा लीगल जीएस जीके सब कुछ कवर किया गया है। इनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हमारा यूपी पीसीएसजे का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसका लिंक वहां पर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कौन सा अंतरराष्ट्रीय बैंक है जो कानपुर में मेट्रो बन रही है उसके लिए लोन दे रहा है? तो कानपुर में जो मेट्रो बन रही है उसके लिए 650 मिलियन यूरोज का लोन दिया है, और यह दिया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? लग्जमबर्ग में है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को यूरोपियन सेंट्रल बैंक से कंफ्यूज मत करना। ईसीबी का हेडक्वार्टर जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में है, और ये बिल्कुल अलग बैंक है। मैं यहाँ पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ। तो कानपुर मेट्रो के लिए जो लोन मिल रहा है 65 करोड़ यूरो, 650 मिलियन यूरो का, वो दे रहा है ईआईबी। अभी अभी उत्तर प्रदेश के कौन से संस्थान ने, कौन से इंस्टीट्यूट ने एक देसी सीड बॉल बनाई है जिसका नाम है बीज, यानी बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। इसकी मदद से जो किसान हैं वो बिना किसी संक्रमण, कोविड संक्रमण या दूसरे रोगों के संक्रमण की परवाह करे बिना बीज अपने खेतों में बो पाएंगे। इसका नाम रखा है बीज, यानी बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली मॉड्यूल। ये किसने तैयार करा है? आईआईटी कानपुर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। सो बीज को बनाया है अभी अभी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन ए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा मेंबर अमर सिंह की मृत्यु हो गई। ये बहुत लंबे समय से बीमार थे और सिंगापुर के एक निजी अस्पताल में एडमिट थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? कहां पे जन्म हुआ था अमर सिंह का? तो अमर सिंह का जन्म हुआ था आजमगढ़ में। सो आंसर है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अप्रूव करा है अलीगढ़ से लेके हरदुआगंज तक एक फ्लाईओवर बनेगा। इसे रेल मंत्रालय बनाएगा क्योंकि यह रेलवे फ्लाईओवर होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? अलीगढ़ से हरदुआगंज तक जो फ्लाईओवर बनेगा उसकी लंबाई होगी 22 किलोमीटर। सो आंसर है ऑप्शन बी, 22 किलोमीटर। कौन सा रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम बदलकर अब सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? सिद्धार्थनगर, वैसे उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट भी है जिसका नाम है सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन नाम हो गया है नौगढ़ रेलवे स्टेशन का, नौगढ़ रेलवे स्टेशन। और सिद्धार्थनगर क्यों रखा है? क्योंकि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और ये नौगढ़ जो जगह है ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे है। तो नेपाल में जो लुम्बिनी है, कपिलवस्तु में लुम्बिनी, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ के बिल्कुल नज़दीक है। तो पर्यटन की संभावना बहुत ज़्यादा है और पर्यटक आते भी हैं पूरी दुनिया से यहाँ पे। तो इसलिए नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम अब भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन हो गया है। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? पहला वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर। जो गिद्ध होता है, वल्चर बहुत तरह का होता है, भारत में लगभग 6 से ज़्यादा तरह का होता है। तो गिद्ध जो है उनकी संख्या कम हो रही है डिक्लोफिनैक दवाई की वजह से। डिक्लोफिनैक दवाई दर्द निवारक है, और क्योंकि ये दर्द निवारक है तो अगर पशु वगैरह उनको दर्द होता है या सूजन होती है तो पशुओं को खिला दी जाती है। और जब ये पशु अगर मर जाते हैं तो ये दवाई पशुओं के शरीर में रह जाती है। फिर जो वल्चर होता है गिद्ध, वो मरे हुए जानवरों का भक्षण करता है। तो मरे हुए जब पशुओं को वल्चर खाता है तो वल्चर के शरीर में ये दवाई चली जाती है, डिक्लोफिनैक, पशु के शरीर से, और वल्चर की किडनी फेल हो जाती है। तो भारत में 99% वल्चर पिछले 15 से 20 साल में मर चुके हैं डिक्लोफिनैक की वजह से। बहुत कम बचे हैं अब आपने आसमान में देखा होगा, आजकल आपको गिद्ध नजर नहीं आते होंगे। इतना आसान नहीं है गिद्ध को देखना, क्योंकि ज़्यादातर गिद्ध खत्म हो चुके हैं। तो इसीलिए जो है डिक्लोफिनैक का जो यूज़ है जानवरों के लिए वो बंद कर दिया गया है। लेकिन डिक्लोफिनैक इतनी सस्ती दवाई है और आसानी से किसी भी काउंटर पे मिल जाती है, दवाई की दुकान पे मिल जाती है, तो लोग आज भी इसका यूज़ करते हैं। उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि वल्चर खत्म हो रहे हैं। तो वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बनेगा गोरखपुर में, गोरखपुर में बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ये रफाल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी।
ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हैं? कहाँ की हैं शिवांगी सिंह? शिवांगी सिंह जो हैं ये वाराणसी की हैं। सो आंसर है इसका वाराणसी। वाराणसी से आती हैं शिवांगी सिंह और रफाल को उड़ाने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। रफाल जो है हम 36 रफाल खरीदेंगे फ्रांस से। जिस कंपनी से खरीदेंगे उसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन। उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्पाद है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला 2020 में, यानी भौगोलिक संकेतक मिला 2020 में? मलिहाबादी आम, जो दशहरी आम होता है मलिहाबाद का, गोरखपुर टेराकोटा आर्ट, लखनऊ का चिकनकारी क्राफ्ट हस्तशिल्प, या खुर्जा की पोट्री? तो याद रखिए 2020 में एक ही उत्तर प्रदेश का उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेतक मिला है और वो है गोरखपुर का टेराकोटा। गोरखपुर में जो पत्थरों से मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो मूर्तिकारिता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसका यूज़ होता है, मिट्टी का यूज़ होता है जिसे हम कबिस मिट्टी बोलते हैं, कबिस क्ले बोलते हैं। तो इससे बनाई जाती हैं अलग अलग जानवर हैं या देवता हैं या अलग अलग फूल पत्तियां वगैरह ये सब बनाई जाती हैं। तो गोरखपुर टेराकोटा काबिस क्ले। कौन सा मोबाइल ऐप है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करा जिससे जो लोग हैं अपने घर के नज़दीकी कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर खोज सकें, जिससे वो जाके अपना कोविड टेस्ट करा सकें? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है मेरा कोविड केंद्र। और मेरा कोविड केंद्र से आप अपने 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी कोरोना टेस्टिंग केंद्र है उसका पता लगा सकते हो। इसका नाम है मेरा कोविड केंद्र। हमारा जो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय है उन्होंने ये डिसाइड करा है कि उत्तर प्रदेश में 1200 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में 4800 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो आपको यह बताना है कि यह उत्तर प्रदेश में कहां बनेगा। अब देखो यहां पे आप सावधान हो जाओ क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं। अल्ट्रा मेगा मतलब होता है बहुत ही बड़े, ठीक है। तो 2 बन रहे हैं 600 मेगावाट के ईच, 2 बन रहे हैं 600 मेगावाट के और एक बन रहा है 1200 मेगावाट का। अब ये 3 बन रहे हैं तो कहां कहां पे बन रहे हैं तो देखिए बताता हूं। 600 मेगावाट का एक बन रहा है झांसी में, दूसरा 600 मेगावाट का बन रहा है ललितपुर में और 1200 मेगावाट का जो बन रहा है वो बन रहा है जलाओं में। जलायूं या जलाऊं, शायद जलाऊं प्रोनाउंस करते हैं इसे। तो जलायूं में बन रहा है 1200 मेगावाट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी जलायूं। झांसी में बन रहा है 600 मेगावाट और ललितपुर में बन रहा है 600 मेगावाट। तो ये 3 बड़े मेगा सोलर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई भी पूछा जा सकता है। आपसे 600 मेगावाट पूछें तो झांसी और ललितपुर, और 1200 मेगावाट पूछें तो जलौन। और ये बुंदेलखंड में है ये इलाके, यानी कि बुंदेलखंड जो है वो काफी ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक स्पेशल सेना बनाई है, डेडिकेटेड फोर्स बनाई है, एक बल बनाया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये किस चीज की रक्षा करेगी? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ ये किस चीज की रक्षा करेगी? क्या ये उद्योगों को बचाएगी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी देगी जैसे सीआईएसएफ देता है उसी की तर्ज पे, या एयरपोर्ट और मेट्रो की सुरक्षा करेगी? एयरपोर्ट और मेट्रो में भी सीआईएसएफ तैनात रहता है। या ये हमारे कोर्ट्स के अंदर सिक्योरिटी देगी जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है या ये सब है। तो ये कहां देगी? तो आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी में सुरक्षा देगी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 योजनाएं चलाई थी लॉकडाउन के दौरान। एक थी कौशल सतरंग। कौशल सतरंग में 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर के साथ टाई अप किया गया था इसके लिए। दूसरी है युवा हब योजना। युवा हब योजना में 30,000 स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे और अगेन जो भी स्किल्ड यूथ है उसकी मदद की जाएगी जिससे उसको रोजगार मिल सके। और इसके लिए आईएम लखनऊ के साथ पार्टनरशिप करी गई। और तीसरा है सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम। इसमें अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप की यानी प्रशिक्षण की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी युवाओं को और 2500 रुपये महीना स्टाइपेंड भी मिलेगा। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाता है, उसने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है जिसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। ये उत्तर प्रदेश में उन जगह पे जाएगी जहां पे उद्यम ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला और आखिरी स्टेशन कौन सा था? एक ही बार चली स्वावलंबन एक्सप्रेस, कहां से कहां तक? तो याद रखिए स्वावलंबन एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसका जो पहला स्टेशन था वो था लखनऊ और आखिरी स्टेशन था वाराणसी। तो आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ और वाराणसी। आगरा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बना है जहां पे मेट्रो आई है? तो आगरा से पहले 4 जगह है जहां पे मेट्रो आई है। एक तो है लखनऊ, राइट, एक है मेरठ,
एक है नोएडा, राइट, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, एक और बच गया मेरठ में। ये मेरठ में एक्चुअली RRTS आ रहा है, तो उसको भी एक तरह से मेट्रो काउंट हो रहा है, और एक और है। तो खैर आगरा पांचवा है, मोटी बात यह है आगरा पांचवा है, उत्तर प्रदेश का पांचवा शहर है जहां पे मेट्रो आ रही है। दिल्ली से मेरठ तक जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनेगा RRTS, याद रखिए दिल्ली से मेरठ के बीच में गाजियाबाद में भी रुकेगी ये RRTS। तो ये स्पेशल ट्रेन RRTS, इसको एक कंपनी बना रही है बॉम्बार्डियर। ये जो पूरी ट्रेन बना रही है, रेल के डब्बे, वैगन समझते हैं, वैगन और कोच में क्या फर्क होता है? दोनों का मतलब होता है रेल का डब्बा। वैगन मतलब होता है मालगाड़ी का डब्बा, और कोच मतलब होता है पैसेंजर वाला डब्बा। वैगन या कोच मतलब रेल का डब्बा। तो इस ट्रेन के दिल्ली से मेरठ तक जो स्पेशल ट्रेन चलेंगी जिनका नाम है RRTS, ये दिल्ली से मेरठ सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा देगी, और ये बीच में सिर्फ गाजियाबाद रुकेगी। तो दिल्ली से मेरठ तक जो जाने वाली स्पेशल ट्रेन स्टार्ट हो रही है RRTS, इन ट्रेन का निर्माण कौन कर रहा है? बॉम्बार्डियर कंपनी, जो कनाडा की है। तो ये भारत में एक जगह पे हो रही है, सावली। ये सावली जगह भारत में कहां है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सो ये है गुजरात में। तो याद रखिए दिल्ली से मेरठ तक जाने वाली RRTS के रेल के डब्बे बनाए जा रहे हैं कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर के द्वारा, गुजरात के एक जगह पे जिसका नाम है सावली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, इसका नाम पलटकर अब क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नया नाम रख दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी को अब बोला जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। तो इसमें से अरबी फारसी उर्दू ये शब्द हटा दिए गए हैं और इसकी बजाय एक शब्द जोड़ दिया गया है जो है लैंग्वेजेस। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर की पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन नकेल, जिसका काम यह था कि जो 3 व्हीलर चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं जो ड्राइवर, उनको वेरीफाई किया जाए कि कोई भी गैर पंजीकृत व्यक्ति ना हो जो ऑटो रिक्शा चलाए। तो ऑपरेशन नकेल को कौन से शहर की पुलिस ने चलाया? इसको चलाया गाजियाबाद ने। तो गाजियाबाद जो एकदम दिल्ली बॉर्डर पे आता है, गाजियाबाद पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नकेल। अभी अभी आप जानते हैं कि जो अयोध्या राम जन्मभूमि वर्डिक्ट आया था, उसमें मंदिर बनाने की और मस्जिद बनाने की दोनों की परमिशन मिली है। विवादित जगह पे मंदिर बनेगा, लेकिन उसी के साइड में 5 एकड़ जमीन दी गई है जिसपे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। ये 5 एकड़ जमीन कौन से गांव में आती है? ठीक है, अयोध्या का कौन सा गांव है जहां पे ये 5 एकड़ जमीन दी गई है सुन्नी वक्फ बोर्ड को? सो इस गांव का नाम है धन्नीपुर। तो धन्नीपुर में बनेगी मस्जिद, और काफी भव्य मस्जिद होगी। 5 एकड़ जमीन काफी होती है। 5 एकड़ जमीन पे बनेगी, वहां पे इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी। तो ये सब गांव का नाम है धन्नीपुर। अभी अभी जो अलीगढ़ नगर निगम है, पहली बार उन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्वच्छ भारत अभियान के लिए। किसको बनाया? तो अलीगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शाहजान मुजीब। अगर आप इंडियन आइडल देखते हैं तो ये इंडियन आइडल में काफी आगे तक गए थे, और शाहजान मुजीब पहली बार अलीगढ़ नगर निगम के स्वच्छता एम्बेसडर बने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए कौन से देश के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है, यानी जल संसाधन प्रबंधन के लिए? तो उत्तर प्रदेश की सरकार इजराइल के साथ मिलकर काम करेगी बुंदेलखंड में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए। और आपको बता दूं कि झांसी में एक बांध है, पहुज बांध से इजराइल की खास ड्रिप इरिगेशन की जाएगी। ड्रिप इरिगेशन इजराइल ने शुरू करी थी। इसमें पौधे को सारा पानी एकदम से देने के बजाय बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है, इससे पानी की बचत काफी होती है। और हमारा आज का आखिरी सवाल, गोविंद स्वरूप, इन्हें भारत में रेडियो खगोल विज्ञान का पिता या जनक बोलते थे। इनकी मृत्यु हो गई अभी। गोविंद स्वरूप थे फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो इनका जन्म यूपी में कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था ठाकुरद्वार में। और ठाकुरद्वार कहां है? आज की तारीख में ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम है? नगर निगम मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो कौन सा नगर निगम है यूपी का जिसने अपने आप को लिस्ट करा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, यानी सेकेंडरी मार्केट में? कैपिटल मार्केट बोल सकते हो। कैपिटल मार्केट जो होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें लिस्ट करा है और 150 करोड़ रुपए उठाए हैं, रेज करे हैं। क्या करके? बॉन्ड इशू करके। तो ये पहले किया था लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, लेकिन बिल्कुल अभी किया है ये गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। तो अमाउंट जो है 150 करोड़ पूछा है, तो 150 करोड़ रेज करा है गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। और गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भारत का पहला नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड इशू करे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो बॉन्ड इशू किए गए इनका नाम है ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे। ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये होता है
कि जो भी बॉन्ड इशू करके जो अमाउंट आएगा वो ग्रीन एनर्जी या सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो वातावरण को लेकर फ्रेंडली हो, राइट, जिनसे जलवायु परिवर्तन ना हो। तो आंसर है गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये बॉन्ड का, म्युनिसिपल बॉन्ड का कंसेप्ट क्या होता है? म्युनिसिपल बॉन्ड ये होता है, मान लो मुझे एक टोल टैक्स लगाना है, टोल बूथ होता है ना, टोल टैक्स जहाँ पे इकट्ठा होता है, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नगर निगम हूँ, मुझे टोल बूथ लगाना है, तो मैंने बॉन्ड इशू करे, मैंने जनता को कहा आप इन्वेस्ट करो, आपके पैसों से टोल बूथ बनेगा, तो जनता ने बॉन्ड खरीद लिए। तो मैंने मान लो 300 करोड़ रुपए का खर्चा है इसको बनाने में, तो मेरे पास सिर्फ 100 करोड़ है, मैं नगर निगम हूँ, 200 करोड़ की मुझे शॉर्टफॉल है, तो 200 करोड़ के मैंने बॉन्ड इशू कर दिए। एक बॉन्ड 1000 रुपये का, ठीक है, एक बॉन्ड 1000 रुपये का, तो 200 करोड़ बाय 100 उतने बॉन्ड इशू कर दिए। और मैंने जनता को कहा कि मैं आपको 5% ब्याज दूंगा हर साल, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा फिक्स, ये कम नहीं होगा, 5% फिक्स रहेगा, बॉन्ड पे हमेशा इंटरेस्ट फिक्स होता है। तो जनता इन्वेस्ट कर देगी, जनता को 5% मिल रहा है हर साल। और जब मेरा टोल बूथ बन जाएगा, टोल से जब मेरी कमाई शुरू हो जाएगी, तो मैं फिर जनता को धीरे धीरे पैसा जो है उससे देने लगूंगा, और फाइनली बॉन्ड बाय बैक कर सकता हूं, मैं जनता से वापस ले लूंगा और बदले में उनका पैसा दे दूंगा। तो ये कंसेप्ट होता है बॉन्ड का। अब ये जो पैसा इकट्ठा किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्योंकि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, कहाँ पे? इंदिरापुरम, इंदिरापुरम गाजियाबाद में है। तो उसके लिए 150 करोड़ रुपए ये इकट्ठे किए गए ग्रीन बॉन्ड इशू करके। कंसुलेट जनरल यानी जो दूतावास होता है, दूतावास समझते हैं, जैसे भारत का राजदूत किसी देश में होता है तो वो दूतावास को कंट्रोल करता है, कंसुलेट जनरल। तो कंसुलेट जनरल भारत का कौन से देश में है जिसने अभी अभी उत्तर प्रदेश के साथ पार्टनरशिप करी है, यूपी के साथ, पर्यटन को बढ़ाने के लिए? कोविड के बाद, जो कोविड की पहली वेव आई थी ना, उसके बाद पर्यटन, क्योंकि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो दुष्प्रभाव पड़ा है वो 2 सेक्टर पे पड़ा है, एक तो टूरिज्म और दूसरा एविएशन, राइट, क्योंकि जो एरोप्लेन उड़ते हैं उसे एविएशन बोलते हैं, उड्डयन क्षेत्र। तो जब टूरिज्म ही नहीं होगा तो एविएशन भी नहीं होगा। तो याद रखिए आंसर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो भारत देश का जो साउथ अफ्रीका में दूतावास है, उसने उत्तर प्रदेश के साथ पार्टनरशिप करी है भारत में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे पर्यटन को बढ़ाने के लिए। साउथ अफ्रीका और यूपी का एक पुराना रिश्ता है। साउथ अफ्रीका में जो सबसे पहले भारतीय गए थे, वहां पे जाके जो सेटल हुए थे, ज्यादातर यूपी और बिहार के थे। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के थे। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार का एक डेस्क है, सरकारी विभाग है, जिसका नाम है ट्रेसिंग द रूट्स। ट्रेसिंग द रूट्स मतलब ये है, अगर मान लो कोई यूपी का व्यक्ति है, वो साउथ अफ्रीका में रहता है, लेकिन उसे अपने पूर्वजों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के इस डेस्क पे आइए, ट्रेसिंग द रूट्स, ये आपको हेल्प करेगा अपने पूर्वज जो हैं, जो पूर्वज हैं आपके, उनको ढूंढने में, जिससे आपको OCI कार्ड मिल सके, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए, जिसमें कई तरह के बेनिफिट होते हैं, आपको ये प्रूफ देना होता है कि आपका जन्म भारत में हुआ था, आपके जो पूर्वज हैं भारत के थे। तो ये हेल्प भी यूपी की सरकार करेगी ट्रेसिंग द रूट्स के तहत। तो साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में भारत के राजदूत कौन है? जयदीप सरकार। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ की करेंसी को बोलते हैं रैंड। साउथ अफ्रीका का एक बैंक है जिसका नाम है फर्स्ट रैंड, ये साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, इसने भारत को छोड़ दिया है, अभी अभी भारत से एग्जिट कर गया है ये। और एक अमेरिका का बैंक भी है, सिटी बैंक, वो भी भारत से एग्जिट अभी अभी कर गया है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। वैसे साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं नेल्सन मंडेला, याद है नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो नेल्सन मंडेला की जो किताब है आत्मकथा, ये भी एग्जाम में आती है कई बार, इसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उत्तर प्रदेश में हॉकी को लेकर एक उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये कहाँ पे बनेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? और बहुत ही महान खिलाड़ी जो हैं वो यूपी से हुए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ध्यानचंद थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर बोलते थे, तो ध्यानचंद जी भी यूपी से थे, ठीक है ना।
ध्यानचंद जो हैं वो भी यूपी से थे। और ध्यानचंद जी जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये बता सकते हैं आप मुझे? तो उनका जन्म हुआ था 1905 में इलाहाबाद में, आज के हिसाब से प्रयागराज। खैर, हॉकी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा, लखनऊ राजधानी में बनेगा। और यहाँ पे एक 100 बेड का हॉस्टल भी बनेगा लड़के और लड़कियों के लिए। यहाँ पे फिजियोथेरेपी वगैरह की सुविधा भी होगी। अगर खिलाड़ी जोखिम हो जाता है, जो चोटिल हो जाता है, किसी चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाता है, तो फिर जो है यहाँ पे एक फिजियोथेरेपी की सुविधा भी होगी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है लखनऊ में कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में एक हॉकी का स्टेडियम है जिसका नाम है मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक स्टेडियम। मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक स्टेडियम। तो ये जो स्टेडियम है यहां पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। क्लियर? उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो हैप्पीनेस करिकुलम को इंट्रोड्यूस करेगी स्कूलों में। हैप्पीनेस करिकुलम को 2021 का जो सेशन होगा अप्रैल वाला, क्योंकि स्कूल अप्रैल में खुलते हैं, तो 2021 के अप्रैल सेशन में शुरू करेगी। इनका नाम क्या रखा है और कहां से शुरू करेगी? दो सवाल आ सकते हैं। देखो, हैप्पीनेस करिकुलम होता क्या है पहले ये समझो। हैप्पीनेस करिकुलम जो होता है ये बेसिकली एक स्पेशल पीरियड लगता है स्कूलों में, और ये दिल्ली ने शुरू करा था सबसे पहले 2018 में। दिल्ली में जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा जी ने शुरू करवाया था, तो दिल्ली की सरकार ने शुरू करा था 2018 में। इसमें क्या होता है, स्कूल में पीरियड लगते हैं जिनमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप हैप्पी कैसे रहें। जैसे बच्चों से मेडिटेशन यानी ध्यान लगवाया जाता है, बच्चों को जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो दिया जाता है, और ये काफ़ी हिट हुआ है। बच्चों में ये देखा गया है, दिल्ली के स्कूल के जो बच्चे हैं जो हैप्पीनेस करिकुलम को अटेंड करते हैं उनमें तनाव और जो दूसरी चीज़ें हैं वो कम देखे गए हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश भी इसे लागू कर रहा है। तो याद रखिए सबसे पहली चीज़ तो कि उत्तर प्रदेश में ये सबसे पहले लागू हुआ है मथुरा के स्कूलों में। ठीक है, मथुरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये लागू हुआ है। और यूपी सरकार ने इसका नाम हैप्पीनेस करिकुलम नहीं रखा, इसका नाम रखा है रियलाइजेशन करिकुलम। तो यूपी की जो सरकार है वो इसको हैप्पीनेस करिकुलम ना बोल के रियलाइजेशन करिकुलम कहेगी। और मथुरा क्यों मशहूर है? क्या है मथुरा में? मथुरा में रिफाइनरी है। मथुरा में रिफाइनरी है, पेट्रोल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल रिफाइनरी, जिसके लिए ये मशहूर है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है, सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपको जो जानवरों के पार्क होते हैं, चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान, उनके नाम दिए हैं, और राइट में आपको लोकेशन दी है। तो सबसे पहला है लायन सफारी पार्क, ये इटावा में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। एलन फॉरेस्ट जू ये कुशीनगर में है। शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। और डियर पार्क सारनाथ में है। तो इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है? देखो, लायन सफारी पार्क इटावा में है, ये ठीक है। इटावा में एक सफारी लायन की शुरू की गई थी, राइट। वैसे लायन इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप में सिर्फ एक जगह पाए जाते हैं, और वो है गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ये इतना बड़ा है गुजरात में कि 3 जिलों में फैला हुआ है, जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। तो गिर नेशनल पार्क एकमात्र जगह है पूरे भारत में जहां पे लायन पाए जाते हैं। तो लायन जो है यूपी भी लाया और लायन सफारी शुरू करी इटावा में, ये ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है, ये भी ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह अवध के राजा थे, उस सुल्तान थे एक समय, उनके नाम पे है, बिल्कुल ठीक है। एलन फॉरेस्ट जू ये कुशीनगर में नहीं है, ये कानपुर में है। कानपुर में सबसे पुराना, यूपी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चिड़ियाघर कानपुर में है, और उसको एलन फॉरेस्ट जू भी कहा जाता है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत है। शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में अभी अभी खुला है, बिल्कुल 2 महीने पहले खुला है, ये बिल्कुल ठीक है। और डियर पार्क सारनाथ में है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं, शहीद अशफाकुल्ला खान जो थे, आपने रंग दे बसंती फिल्म देखी होगी, उसमें भी बहुत अच्छे से दिखाया है इनका कंट्रीब्यूशन। बेसिकली एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में हुआ था, क्रांतिकारी थे। और 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी में ट्रेन लूटी गई थी, वो इन्होंने और दूसरे क्रांतिकारियों ने मिलकर लूटी थी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्ला खान।
और भी कई क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी में जो ट्रेन है वो लूटी थी। और काकोरी कहाँ है? काकोरी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आता है, लखनऊ के एकदम पास है। तो ये ध्यान रखिए, शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पे जो है वो प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर खुला है गोरखपुर में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। जल शक्ति मंत्रालय जो है भारत का, उसने एक पार्टनरशिप करी है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, जिसे UNOPS बोलते हैं, और कौन से कंट्री के साथ, जिससे उत्तर प्रदेश में टैप वाटर कनेक्शन लगाए जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। आपको बता दूं कि जल शक्ति मंत्रालय जो है, इन्होंने एक नल से जल योजना चलाई हुई है जो जल जीवन मिशन के तहत चलाई हुई है। तो इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन का लक्ष्य ये है कि 2024 तक भारत के हर घर में नल से जल पहुंच जाना चाहिए। 2024 इनकी डेडलाइन है। इसको बोलते हैं जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन का ही एक अंग है जिसे बोलते हैं नल से जल। क्या भारत का कोई राज्य है जो अभी तक ऐसा कर पाया है? हाँ, भारत का पहला राज्य है जिसने हर घर में नल से जल ऑलरेडी दे दिया है, वो है गोवा। तो ये भारत का पहला राज्य था ऐसा करने वाला, और दूसरा था तेलंगाना। गोवा और तेलंगाना ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय कौन से देश के साथ और UNOPS के साथ मिलके ये करेगा, उत्तर प्रदेश में नल से जल पहुंचाएगा? तो ये देश है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। और आपको बता दूं UNOPS जो है, इसका हेडक्वार्टर भी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन में है। और ये बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं ये भी आपको बता देता हूं। देखो, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का इलाका है और जो थोड़ा सा विंध्या का इलाका भी यूपी में आता है, वैसे तो विंध्या ज़्यादातर मध्य प्रदेश में है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा यूपी में भी आता है विंध्या के पहाड़ों का, विंध्या रीजन जिसे बोलते हैं। और बुंदेलखंड तो यूपी MP दोनों में है। तो यहाँ पे आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें मैं यूपी और MP पे फोकस कर रहा हूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, जो शेडेड एरिया है, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। ठीक है, इसे बुंदेलखंड कहा जाता है। और अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। तो यहां पे मैं जूम कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से एरिया, कौन कौन से जिले किसके हैं। तो ये जो आप कलर देख रहे हैं ये यूपी है और नीचे MP है। तो बुंदेलखंड में क्या क्या आता है? बुंदेलखंड में यूपी का जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये आते हैं बुंदेलखंड में। और मध्य प्रदेश का दतिया, टीकमगढ़, अब तो एक डिस्ट्रिक्ट और बन गया है मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से अलग होके, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं निवाड़ी। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना है, 52वां डिस्ट्रिक्ट बना है नया मध्य प्रदेश में। तो ये टीकमगढ़ से ही अलग होके बना है। फिर छतरपुर, पन्ना, दामोह और सागर, तो ये बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड में पानी की जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है, ये बुंदेलखंड में चलाएगा मेनली, और विंध्या रीजन में चलाएगा। और सबसे बड़ा जो इनमें यूपी का शहर है बुंदेलखंड में, वो झांसी है। और झांसी एक तरह का एजुकेशन हब है, ट्रांसपोर्ट हब भी है, इकोनॉमिक हब भी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सारे फलों के जो त्योहार हैं उनको लॉन्च कर रही है, जिससे किसानों को ये बताएं कि आप सिर्फ चावल उगाना या गेहूं उगाने तक सीमित अपने आप को मत करिए, आप फल उगाइए। और फल और सब्जियां जब उगाते हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, यानी बागवानी विकास, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बागवानी खेती बोलते हैं उसे। और अब अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल हो रहे हैं, और इनमें से एक तो एग्जाम में जरूर आएगा। तो मैं बता देता हूं कहां कहां पे कौन कौन से फेस्टिवल अभी अभी हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का नाम भगवान बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के ऊपर रखा हुआ है। और सिद्धार्थनगर में काला नमक राइस फेस्टिवल हुआ। काला नमक चावल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी का चावल है, इसे भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। ये मेनली सिद्धार्थनगर, लेकिन आसपास के कुछ और भी इलाके हैं वहाँ पे ग्रो किया जाता है, राइट। तो काला नमक जो है 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम में भी इसको उन्होंने इंक्लूड करा है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके, क्योंकि इसमें हर डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों का हर डिस्ट्रिक्ट का एक उत्पाद सरकार ने रखा है जिसको प्रमोट किया जाएगा, जिसकी मार्केटिंग की जाएगी। सो काला नमक जो चावल है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा है सिद्धार्थनगर से। और जो किसान इसे उगाएंगे
यूपी की सरकार उनकी मदद करेगी उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और तकनीकी सहायता में, जिससे किसान को अच्छे दाम भी मिल सकें और अगर इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा तो ज़्यादा प्राइस मिलेंगे। तो काला नमक जो चावल है काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, इसमें जिंक, आयरन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड वगैरह होते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो काला नमक राइस फेस्टिवल हुआ सिद्धार्थनगर में। फिर स्वीट पोटैटो को बोलते हैं शकरगंदी। स्वीट पोटैटो फेस्टिवल गोरखपुर में हुआ अभी अभी। फिर गुआवा, अमरूद का त्यौहार हुआ प्रयागराज में। और इलाहाबाद का अमरूद आप जानते हैं, लाल रंग का अमरूद होता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसे सेबिया भी बोलते हैं या इसे सुरखा भी बोलते हैं। इलाहाबादी सेबिया या इलाहाबादी सुरखा जो है ये वहाँ का अमरूद होता है, बहुत मशहूर है। तो ये प्रयागराज में हुआ गुआवा फेस्टिवल। बनाना फेस्टिवल हुआ कुशीनगर में। कुशीनगर, और कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है वो अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, क्योंकि कुशीनगर में पर्यटन बहुत ज़्यादा है। भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे कुशीनगर में, तो कुशीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, बुद्धिस्ट कंट्री से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। फिर और भी त्यौहार हुए अभी अभी यूपी में, जैसे आंवले का त्यौहार हुआ। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, तो आंवले को इंग्लिश में बोलते हैं गूसबेरी। तो आंवला त्यौहार हुआ प्रतापगढ़ में। स्ट्रॉबेरी त्यौहार हुआ झांसी में। जैगरी यानी गुड़ का त्यौहार हुआ लखनऊ में। वैसे गुड़ जो है वो अयोध्या का भी बहुत मशहूर है। इनफैक्ट एक ज़िला एक उत्पाद जो योजना है सरकार की, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, उसमें अयोध्या की तरफ से जो प्रोडक्ट रखा हुआ है सरकार ने वो गुड़ है। ठीक है ना, वो गुड़ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं उस पर कि हर ज़िले का कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो सरकार ने रखा है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में लिख के। उसके बाद टमाटर महोत्सव हुआ वाराणसी में। टोमेटो फेस्टिवल वाराणसी में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी का अमृत नाम का महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ से किया, ये लॉन्च कहाँ से किया? आज़ादी के अमृत फेस्टिवल क्या है पहले ये समझो डिटेल में। देखो, हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, और 15 अगस्त 2022 को अगर आप देखें तो आज़ादी के 75 साल हो जाएंगे। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 2022, और 2022 अगले साल है यानी 2022, ठीक है, 75 साल हो जाएंगे। यानी कि जो महोत्सव है 75 साल होंगे तो कम से कम 75 हफ्तों तक तो चलना चाहिए, 75 वीक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कितने हफ्तों तक चलेगा? 75 हफ्तों तक। खत्म कब होगा? 15 अगस्त 2022। और शुरू कब होगा? 15 अगस्त 2022 से 75 हफ्ते पहले। और अगर आप ये तारीख निकालें तो ये आएगी 12 मार्च, 12 मार्च 2021। यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को शुरू कब किया गया? 12 मार्च 2021। और 12 मार्च 2021 जो है वो एक काफ़ी शुभ दिन भी है। वो क्यों? क्योंकि 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुई थी दांडी मार्च। महात्मा गांधी जी और उनके अनुयायी दांडी गए थे। दांडी कहाँ से गए थे? साबरमती आश्रम से। साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, वहां से लेके दांडी तक गए थे। और दांडी नाम की जो जगह है समुद्र के किनारे, ये नवसरी डिस्ट्रिक्ट में आती है, गुजरात के नवसरी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो शुभ दिन भी है। तो इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करा, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। अब सवाल यह कहां से किया? तो ये करा कहां से? काकोरी से। तो आंसर है काकोरी, ठीक है, काकोरी से लॉन्च किया इन्होंने। और इस साल क्योंकि 1930 में हुई थी दांडी मार्च, तो 2021 ये 91वीं एनिवर्सरी थी दांडी मार्च की। तो ये क्लियर हो गया आज़ादी के अमृत महोत्सव क्या है। 12 मार्च को शुरू हुआ पूरे भारत में 12 मार्च 2021 और खत्म होगा अगले साल 15 अगस्त को। 75 हफ्तों तक सेलिब्रेशन चलेंगे भारत की 75वीं एनिवर्सरी के। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत का पहला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक पोर्टल लॉन्च करा है। इसका नाम क्या रखा है? किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं ये एफपीओ? एफपीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो फार्मर इसके मेंबर होते हैं, किसान इसके सदस्य होते हैं, और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो निर्णय हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार की नीतियां बनाने में हिस्सा लेते हैं। इनके कई फायदे होते हैं, जैसे कॉरपोरेट्स के साथ नेगोशिएट करना। तो किसान उत्पादक संगठन कॉरपोरेट के साथ भी नेगोशिएट करते हैं जिससे किसानों को अच्छा दाम मिल जाए, नॉलेज वगैरह शेयर करते हैं। फिर एफपीओज जो होते हैं
काफ़ी कम दाम में आपको फर्टिलाइज़र, बीज अच्छी क्वालिटी के वगैरह ये सब अवेलेबल करवाते हैं। और भारत की सरकार का ये लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 10,000 FPO किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भारत में बन जाने चाहिए। ये लक्ष्य किसका है? ये लक्ष्य है भारत की सरकार का। और अब FPO सेंट्रिक पोर्टल बना है, पहली बार भारत में यूपी ने बनाया है। इसका नाम है UNFPO शक्ति, UNFPO शक्ति पोर्टल। तो ये लॉन्च किया गया और ये गोरखपुर से लॉन्च किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये किसान कल्याण मिशन के तहत किया गया है। किसान कल्याण मिशन किसानों की आय दुगनी करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार का एक मिशन है। और हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल, योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर, योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ पे बना है यूपी में? तो ये बना है गोरखपुर में। गोरखपुर में बना है, सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पे गोरखपुर के जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। सो ये था हमारा वीडियो सेट नंबर 3। बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपसे सेट नंबर 4 में। और जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि हमारा जुडिशरी एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सब स्टेट्स के लिए। अगर आप यूपी PCSJ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बहुत ही शानदार कोर्स आता है, जिससे आप घर बैठे, जैसे आपने ये लेक्चर देखा वैसे ही आप बाकी लेक्चर्स देख के भी तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है और आप बड़ी स्क्रीन पर चाहें तो उस पर भी हम अपने लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। सो इसको बाय करने के लिए हमारा जो लिंक है कोर्स का, वो नीचे मैंने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।